मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हिंदुस्तान में कई ऐसे इदारे, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो पूरी तरह से आज़ाद हैं। सरकार का उन पर कोई जोर नहीं चलता, सरकार का दबाव नहीं है, जिनमें आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन का नाम आता है। ये वो इदारे हैं जो पूरी तरह से आज़ाद हैं। संविधान ने इतना हक उन्हें ज़रूर दिया है कि वो इस तरह के फैसले जो वो चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से ये बात सामने आ रही है कि ये वो संस्थाएं हैं जिनकी आज़ादी छिनती चली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस वक्त के जो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे उनके कामकाज पर सवाल उठाए, जिसपे मौजूदा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी शामिल थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र जो है अब खतरे में है। हमारे जहन में जब ये सवाल होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई सरकार के अंडर में काम कर रही है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना 4 जजों का इस बात को थोड़ा सा, इस शक को थोड़ा सा यकीन में ज़रूर बदलता है। 29 अक्टूबर 2018 को जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुद्दे को जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया गया, तो बीजेपी के कई दिग्गज और कई बड़े नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर ही सवाल उठाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भावनाओं को देख करके सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना चाहिए। साबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था, 10 साल से लेकर के 50 साल तक की महिलाओं को दाखिले की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी, तो उस वक्त भी बीजेपी के कई लीडरों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की उन्होंने मुखालिफत की थी। और साथ ही साथ अमित शाह ने भी ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का फैसला नहीं देना चाहिए। मतलब साफ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देता है तो सरकार को मद्देनजर रख के, सरकार को ध्यान में रख करके ही सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए। अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन 2014 के बाद पूरी तरह से सवालों के घेरे में, विपक्ष ने इस बात को मनवाने की पूरी कोशिश की है कि इलेक्शन कमीशन अब आज़ाद नहीं है। विपक्ष ने सबसे पहले तो ईवीएम की खराबी को लेकर के मुद्दा बनाया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जब मध्य प्रदेश के साथ साथ 4 और राज्यों की चुनावी तारीख की घोषणा होने वाली थी, जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग में तब्दीली की गई, तो इसे लेकर भी विपक्ष ने सवाल खड़ा किया कि इलेक्शन कमीशन ठीक वही कर रही है जो सरकार चाहती है। लेकिन अब तक इसके लिए कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं आए हैं। लेकिन इस तरह का करना, जो इलेक्शन कमीशन जो कुछ सामने इलेक्शन कमीशन के जो काम सामने आ रहे हैं, इससे यही साबित होता है कि सरकार की दखल अंदाजी कहीं ना कहीं ज़रूर है। हिंदुस्तान की सुप्रीम जांच एजेंसी अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई ये वो जांच एजेंसी है जो हिंदुस्तान के अनसुलझे कहानियों को सुलझाने का काम करती है। सबसे पेचीदा मसलों को देखती है, पेचीदा मसलों को सुलझाने का काम करती है। लेकिन अभी फिलहाल सीबीआई खुद एक पेचीदा मसला बन करके लोगों के सामने है, जनता के सामने है। सीबीआई लोगों के ऑफिसों में, घरों में छापेमारी करके सील बंद करती है। लेकिन मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि सीबीआई को अपने ही डायरेक्टर आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के ऑफिस में छापेमारी करके उनके ऑफिस को सील बंद करना पड़ा। मामला यहाँ ये हुआ था कि राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा एक दूसरे पर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम लगा रहे थे। उसके बाद इन दोनों पर एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद जब ये मामला बढ़ता ही चला गया तो सरकार को इस मामले में दखलंदाजी करना पड़ी। उसके बाद सरकार ने आलोक वर्मा जो कि डायरेक्टर हैं और राकेश अस्थाना जो कि स्पेशल डायरेक्टर हैं, इन दोनों को उनकी ताकत और उनकी शक्ति दोनों छीन ली गई। इन दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया। उसके बाद से सवाल के कटघरे में सरकार भी खड़ी है और साथ ही साथ सीबीआई भी खड़ी है, क्योंकि सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए और बर्खास्त करने के लिए पीएम, जो मौजूदा दौर के पीएम होते हैं, चीफ जस्टिस और साथ ही साथ विपक्ष के जो सबसे कदावर लीडर होते हैं, इन तीनों की सहमति होना ज़रूरी है। तभी सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है और साथ ही साथ बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना दोनों को बिना किसी सहमति के सरकार ने छुट्टी पर भेज दी और ठीक साथ ही साथ उनके पद और उनकी ताकत छीन ली। उसके बाद सीबीआई के साथ साथ सवाल सरकार से भी किया जा रहा है कि क्या वाकई सरकार सीबीआई को अपने अंडर में करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि राफेल डील की जांच आलोक वर्मा कर रहे थे।
विपक्ष का कहना यह है कि राफेल डील को लेकर के आलोक वर्मा जांच पड़ताल में लगे हुए थे और इसी वजह से ये सरकार के आंखों का कांटा बना हुआ था। इसी वजह से इस कांटे को निकालना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी था और इसी वजह से ये कदम उठाया है। यानी सीबीआई अब विवादों के घेरे में है। कांग्रेस के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में कहा था कि सीबीआई ये सरकार के पिंजरे का तोता है। उस वक्त तो बात समझ में नहीं आई थी, ये बात साबित नहीं हो पाई थी, लेकिन सीबीआई के इस मामले ने इस बात को यकीन में बदल दिया है कि वाकई सीबीआई सरकार के पिंजरे का तोता है। सीबीआई जो है सरकार के अंडर में रह करके काम करती है। अगरचे ये बात अभी तक साबित नहीं हो पाई है कि आलोक वर्मा, राकेश अस्थाना रिश्वत वाकई लिए थे या नहीं लिए थे, या भी कोर्ट में ये मुद्दा फंसा हुआ है। जब इसका रिजल्ट आएगा, नतीजा सामने आएगा, तब पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि सीबीआई हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय एजेंसी है, सुप्रीम जांच एजेंसी है, इस मामले ने उसकी इस इज्जत पर एक धब्बा लगा दिया है। आइए अब आपको एक लास्ट पॉइंट यानी आरबीआई की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी एक खुद मुख्तार इदारा है, आज़ाद इदारा है, खुद फैसले ले सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम आरबीआई पर बात करें, हम आपको एक बात समझा दें कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर के कॉलेजियम को लेकर रविशंकर प्रसाद जो हमारे कानून मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति सरकार क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार को तो जनता ही नहीं चुना। यानी जनहित का हवाला उन्होंने दिया था। साथ ही साथ सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा, राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजे जाने को लेकर के भी सरकार ने कहा था, जनहित का उन्होंने हवाला दिया था कि सरकार को जनता ही ने चुना है। ठीक उसी तरह से आरबीआई पर अभी सेक्शन 7 लागू करने की बात चल रही है और इस बात का हवाला दिया रहा है, जनहित का हवाला दिया जा रहा है, जनता ही ने सरकार को चुना है, इस बात का हवाला सरकार दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर के रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति सरकार क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार को तो जनता ही ने चुना है। ठीक उसी तरह से सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजे जाने पर जब लोगों ने सवाल किया तो अरुण जेटली ने यह कहा कि ये वो इदारे हैं जो आज़ाद हैं, लेकिन क्या ये इदारे ठीक ठाक से काम कर रही है या नहीं। ये इदारे पूरी तरह से आज़ाद तो है, लेकिन इसका देखभाल करने के लिए किसी को ज़रूर चाहिए है और हमें जनता ने चुना है, तो हम इसकी देखभाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। अरुण जेटली यहाँ ये भी कहने से चूके नहीं कि 2008 से लेकर के 2014 तक जब आरबीआई लोन बांट रही थी तो उस वक्त उन्हें इस बात की फिक्र बिल्कुल नहीं थी। यानी अरुण जेटली ने पूरी तरह से इस बात को सामने रखा कि सरकार को जनता ने चूज किया है तो सरकार पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। सेक्शन 7 की बात करें तो सेक्शन 7 अभी लागू करने की बात आरबीआई पर हो रही है। अगर आरबीआई पर सेक्शन 7 लागू कर दिया जाए तो उसके बाद जो आरबीआई के गवर्नर है उर्जित पटेल, वो पूरी तरह से कठपुतली बन करके रह जाएंगे। उनके पास अधिकार ही नहीं होगा कि वो फैसले ले सके। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो सेक्शन 7 लागू नहीं किया गया है, फिर भी गवर्नर जो है उन्हें सरकार की तरफ से जो फैसले कभी लेने पड़ते हैं तो सरकार की बात माननी पड़ती है। लेकिन अगर सेक्शन 7 लागू कर दिए जाते हैं तो पूरी तरह से वो उनकी ताकत पूरी तरह से छीन जाएगी और सरकार जो है इसमें दखलंदाजी करने लगेगी, सरकार फैसले लेने लगेगी। ठीक कारोबार से रिलेटेड जो भी फैसले हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में हो जाएंगे। जब इस बात को लेकर के आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने मुखालिफत की तो स्वदेशी जागरण मंच के अध्यक्ष अश्विनी महाजन ने कहा कि अगर उर्जित पटेल सरकार के बताए हुए तरीके पर चलते हैं तो ठीक है। यानी सरकार जिस तरह से काम करने के लिए कह रही है, उर्जित पटेल अगर काम करने के लिए तैयार है तो काम करे, वरना उन्हें चाहिए कि वो इस्तीफा दे दे। अगर सेक्शन 7 लागू कर दिया जाए तो उर्जित पटेल का तो कोई काम नहीं है। ये खुली धमकी है कि अगर उर्जित पटेल सरकार के कहे अनुसार चलते हैं तो ठीक है, वरना उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। अब जरा सोचें, क्या ये वो इदारा है जो आज़ाद है? क्या अब भी आपको लगता है कि हिंदुस्तान के इदारे जो आज़ाद हैं क्या अब भी आज़ाद है? अगर आपको लगता है तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पे लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।
ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।